नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। यह सीरीज 7वें नंबर का सीरीज है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक वो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन जो है किस तिथि निर्धारित रखा गया है, तो याद रखिएगा 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक इनोवेशन वीक के रूप में मनाया जा रहा है। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन होगा। खास बात यह कि ये जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है वो विकसित भारत का जो मॉडल है, विकसित भारत @2047 तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए आपके पेपर के लिए इसमें दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एक तो आप डेट को याद रखें, साथ ही साथ में जो विकसित भारत आपको ईयर पेपर में पूछा जा सकता है, तो 2047 ये भी याद रखें, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खास बात ये जो स्टार्टअप इंडिया जो है ये 2016 से प्रारंभ हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, मतलब लगभग याद रखिएगा 8 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है, यह भी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो याद रखिएगा 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च के 8 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर। हम सभी जान रहे हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा है, तो प्रदूषण की मात्रा में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। और जब प्रदूषण की बात आते हैं तो हम सबसे पहले दिल्ली को सोचते हैं कि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो आपको बरनी घाट को आंसर लगाना है। बरनी घाट मेघालय पे स्थित है, इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे बेगूसराय बिहार और तीसरे स्थान पर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। प्रदूषण की सूची में जो दिल्ली है उसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए आप इसे याद रखें। आप दिल्ली आंसर न लगा करके बरनी घाट आंसर लगाएं, सबसे भारत का प्रदूषित शहर माना गया है। क्लियर है। अब सबसे खास बात ये, जब भी प्रदूषण की बात आते हैं तो उसमें कुछ अधिनियम और कुछ संस्थाएं को पूछा जाता है। तो एक याद रखिएगा, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को निगरानी रखने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, उसका नाम होता है CPCB, जिसका पूरा नाम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्था होता है। इसकी स्थापना 1974 को की गई थी, 1974 को की गई थी। और खास बात में अगर हम अधिनियम के रूप में एक देखेंगे तो एक जल प्रदूषण निवारक अधिनियम याद रखिएगा, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 याद रखें, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 याद रखें, 1981 वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 भी आपको याद रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है पेपर के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप नोट करके याद रखें। तो इस प्रकार से आप जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक और क्वेश्चन बनता है जैव विविधता अधिनियम 2002 याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। इसका निर्माण जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। यह इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक। अब खास बात यह याद रखना है कि यह दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन क्या है, तो याद रखिएगा यह भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन है। इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट करिएगा। लगभग 70% जो है वो स्वदेशी है। मौसम कैसा भी हो याद रखिएगा, ये 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। किसी भी मौसम में ये 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। दूसरी बात यह है कि इसका पेलोड का जो वजन है वो लगभग 450 किलोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ में ये
समुद्र हो गया, नौसेना को ये दिया जा रहा है और ये पोरबंदर पर तैनात किया जाएगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये याद रखिएगा, मानव रहित होगा ड्रोन, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। खास बात ये कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको मेल ड्रोन के नाम से हम लोग बोल रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म जो है वो मेल ड्रोन, कहने का मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन है, इसे आप याद रखिएगा। पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका देश का पहला एआई सिटी। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नादरगंज क्षेत्र लखनऊ को चिन्हांकित किया गया है, उन्हीं पर निर्मित किया जा रहा है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहला एआई सिटी कहां बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा लखनऊ, या तो ऑप्शन में नादरगंज क्षेत्र दिया जाएगा। क्लियर है? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी प्रतिभाशाली बहुत ज्यादा होने के कारण, वहां पास ग्रेटर नोएडा पास में है, साथ ही साथ में आईआईटी कानपुर, एचसीएल, टीसीएस, ऐसे बहुत संस्थानों के प्रतिभावान के कारण यहाँ पास एआई सिटी जो है वो निर्मित किया जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत टेक्स 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि याद रखिएगा कि भारत टेक्स 2024 जो है वो टेक्सटाइल कपड़ा के लिए जो रहेगा वो उससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में एक तो यशोभूमि और एक भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाना है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो नई दिल्ली याद रखिएगा। उसमें नई दिल्ली में दो जगह, एक भारत मंडपम और दूसरा यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। तिथि रखा गया है 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच में। हैकथॉन इसका जो है वो थीम है, हैकथॉन थीम होगा, शीर्षक होगा। अब इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जितने भी तकनीकी वस्त्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देना, रचनात्मक कार्य जो होंगे उसको बढ़ावा देना, टेक्सटाइल कपड़ा वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध होगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हैकथॉन जो है इसका शीर्षक होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से भारत टेक्स 2024 को भी याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस का क्रम याद रखें, तो ये 27वां क्रम का होगा। दूसरा बात ये कि ये कहां आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। खास बात यह कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो तथ्य ये है, आपको प्रॉपर तरीके से येलो में इसको मार्क कर दिया गया है ताकि आप इस चीजों को ध्यान रखें कि किस तरीके के संभावित क्वेश्चन आपके पेपर में नजर आ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असम मिजोरम सीमा विवाद के लिए गठित समिति। ध्यान रखिएगा कि असम और मिजोरम के सीमा में विवाद चल रहा है, इसको सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उनके अध्यक्ष जो है वो के सबडांगा है, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष के रूप में लल्लत सांगा जो है वो इनके उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का कोई जमीनी सीमांकन नहीं होने के कारण ये सीमा का विवाद हो रहा है और इसको सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया है। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु सम्मेलन 2024। इस जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, अब किनके द्वारा किया गया है तो इसे भी हम याद रखते हैं। तो भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करें ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि 2070 तक
कार्बन उत्सर्जन को नेट शून्य जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कैसे हासिल कर सकें, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जैव विविधता को कैसे समृद्ध किया जा सके, प्रदूषण में कैसे नियंत्रण किया जा सके, और साथ ही साथ में जो कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य जो हम 2070 तक लक्ष्य निर्धारित हैं उसे हम कैसे पा सकें। इसीलिए इसके थीम के रूप में भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसका थीम रखा गया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किए, तो मुंबई महाराष्ट्र में किए हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। खास बात ये कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य का जो लक्ष्य वर्ष निर्धारित कितना है, तो याद रखिएगा 2070 तक इसको लक्ष्य रखा गया है कि हम कार्बन उत्सर्जन को नेट शून्य के रूप में ला सकें। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र जो है वो भारत में होने जा रही है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि इसका आयोजन भी भारत करेगा और इसकी मेजबानी मतलब अध्यक्षता भी भारत करेगा। क्लियर है। ये कहां होगा, तो नई दिल्ली में होगा। आया बात समझ में। इसके लिए जुलाई महीने को निर्धारित किया गया है, इसलिए 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है। पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। क्लियर है। कार्य प्रकृति, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जो यूनेस्को के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस पर है। तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में मतलब फ्रांस पे स्थित है। आया बात समझ में। क्लियर। याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो पाकिस्तान से जो आतंकी गतिविधियां संचालित होती है और भारत में कई हमले हो जाते हैं, तो ऐसे आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के दृष्टिकोण से ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के लिए स्थान जो निर्धारित किया गया है वो पीर पंजाल पर्वतमाला है, और इससे जो आने वाली जो आतंकी गतिविधियां हैं इसको पूरी तरीके से जो है वो समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसलिए इस बातों को ध्यान रखिएगा। और पीर पंजाल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा या जवाहर सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल पर है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों को असफल करने के दृष्टिकोण से ये चलाया जा रहा है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का निधन। ये काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इसलिए ये किसी न किसी पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि इनकी जो प्रसिद्धियां हैं वो प्रमुख रूप से बात करेंगे तो ये शास्त्रीय गायिका है, और खास बात ये कि ये ख्याल, ठुमरी, गजल, दादरा, नाट्य संगीत ये सब में भी इनकी प्रसिद्धियां हैं। ये पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। 2022 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, और यदि हम बात करेंगे तो इन्हें विभिन्न राज्यों से भी सम्मानित किया गया है। खास बात ये याद रखेंगे कि इनकी जो पुस्तकें हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उन पुस्तकों में अगर हम बात करेंगे तो स्वराग्नि, स्वरारांगी और स्वरजनी जो है ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध है, इसलिए इतने तथ्यों को हमको याद रखना है। तो आज के सीरीज में हमने जितने तथ्यों को पढ़ा है उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद करें। थैंक यू।